हेलो बच्चों। बच्चों आज हम टॉपिक लेकर आए हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं और एमसीक्यू भी आते हैं। तो देखो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। वो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स मोल्स ऑफ सल्यूट पार्टिकल। कि वो प्रॉपर्टीज है जो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन नेचर। नेचर पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करती है। उन्हें बोला जाता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। और हमारे पास चार तरह की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है। एक आता है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक आती है मेरे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरे नंबर पर आती है मेरे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथे नंबर पर आता है मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आपको आ सकता है, मतलब एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि चार आपको कोई प्रॉपर्टी दे देंगे और बोलेंगे कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो ये चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी, इसका आपने ध्यान रखना है। अच्छा ये देख लो, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेट होना, एलिवेट मतलब बढ़ना। जब किसी सॉल्वेंट में हम सोल्यूट ऐड कर देंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो उसे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब कम होना। जब कोई सोल्यूट हम किसी सॉल्वेंट में ऐड कर देंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो उसे बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेम जब किसी सॉल्वेंट में सल्यूट ऐड करेंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं वन बाय वन, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखो, जो पहली हमारे पास प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसका देखो एक्सप्रेशन आता है। तो देखो मेरे पास ये पहला एक्सप्रेशन है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लेकिन उससे पहले एक लॉ है रॉस लॉ। ये देखो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। कि भैया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर। तो क्या मतलब पी नॉट ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये एक्सप्रेशन हम नोट कर लो। बी आ गया, बी मतलब सोल्यूट की बात हो रही है। ए आ गया, ए मतलब सॉल्वेंट की बात हो रही है। ठीक है, ये मेरे पास एक इसका एक्सप्रेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पूरी की पूरी टर्म को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये किसके को लाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो मेरे पास प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। कब, जब कोई सोल्यूट ऐड करेंगे। तो इसका एक्सप्रेशन देखो क्या है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई एम। एम इज व्हाट, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू बी बाय एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए। ग्राम में होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये मेरे पास आ गया एम बी का एक्सप्रेशन। इसकी वैल्यू यहाँ पर जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 बाय एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए। एम आ गया ना, ज़्यादातर क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं एम बी निकालने के ऊपर। एम बी क्या है मेरे पास, मोलर मास ऑफ सल्यूट। और एक और फॉर्मूला दिया डेल्टा टीबी का, टीबी ऑफ सोल्यूशन माइनस टीबी ऑफ सॉल्वेंट। दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास डेल्टा टीबी आ जाएगा। एक ना एक्सप्रेशन करके हम न्यूमेरिकली करके देखते हैं। देखो क्या लिखा, व्हेन 2 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन 50 ग्राम सॉल्वेंट
like water. Its boiling point is raised by 0.5 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सल्यूट. केबी की वैल्यू मेरे पास है 0.512. 0.512. देखो वो क्या कहता है. देखो क्या कहता है. 2 ग्राम सल्यूट को हमने ऐड किया 50 ग्राम सॉल्वेंट में. 50 ग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूशन जो बनेगा, सोल्यूशन बन गया. अब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 0.5 डिग्री बढ़ गया. 0.5 डिग्री इंक्रीज हो गया. एलिवेट हो गया, मतलब बोले तो एलिवेट हो गया. तो बताओ जो सोल्यूट है मेरे पास, इसका मोलर मास क्या है, इसका मोलर मास क्या होगा. ठीक है, ये उसने पूछा. तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी, ग्राम में है 1000 बाय एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए. डेल्टा टी बी कितना दिया मुझे, कितना दिया 0.5 ग्राम, 0.5 डिग्री. के बी कितना है 0.512. डब्ल्यू बी क्या है, कितने ग्राम सल्यूट लिया था 2 ग्राम. कितने ग्राम वाटर लिया था मैंने, सॉल्वेंट कितने ग्राम था 50 ग्राम. ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करो, आपके पास एम बी आ जाएगा. एम बी को एक्सचेंज कर दो इसके साथ, तो क्या आएगा एम बी आ रहा है के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 बाय डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए. बस ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो. देखो क्या आ रहा है आपके पास 0.512 मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी कितना था 2 ग्राम मल्टीप्लाई 1000, डेल्टा टी बी 0.5 और डब्ल्यू कितना था 50. इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है. बस आप भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करके देखता हूँ कितना आंसर आ रहा है. देखते कौन जीतता है. आप, आई होप कि आप ही जीतो, क्योंकि भी आपका जीतना ज़रूरी है. 0.5 50 मेरे पास आ गया 40.96 ग्राम पर मोल. यह आ गया मोलर मास ऑफ सल्यूट, कि जो सल्यूट लूंगा मैं इतना मोलर मास होगा सल्यूट का. ठीक है, तो बच्चों बहुत इजी न्यूमेरिकल था. आपको एग्जाम में बेसिकली न्यूमेरिकल इसी टाइप की आती है, जहाँ पर वेट ऑफ सल्यूट आपको दिया हुआ है, सॉल्वेंट का वेट भी दिया है, डेल्टा टी भी दिया है, कितने डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और के भी गिवन होता है. तो हमने बस एम निकालना होता है. एक देखो तीसरे नंबर की जो मेरी प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. तो देखो तीसरे नंबर की जो मेरे पास प्रॉपर्टी है उसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. जैसा कि नाम बताता है, डिप्रेशन का मतलब है कम होना. कम होना मतलब डिक्रीज होना. डिक्रीज क्या, किसका कम होना, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना. फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना. ये कब होगा, सेम जब किसी सल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे और जो सोल्यूशन बनेगा उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा. जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे पास सॉल्वेंट है वाटर कितने डिग्री पे फ्रीज होता है 0 डिग्री पर और 273 केल्विन पर. अगर मैं इसके अंदर 4 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर दूं तो जो सोल्यूशन बनेगा मेरे पास, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, लेस देन 273 केल्विन. या 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा या 273 केल्विन से कम होगा. ठीक है, अब देखो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी एफ सेम के एफ मल्टीप्लाई एम. के एफ क्या था मेरे पास, एलिवेशन. के एफ क्या, डिप्रेशन कांस्टेंट. और एम का फॉर्मूला सेम जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाला था, डब्ल्यू बी बाय एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए. अगर वेट ग्राम में होंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे.
तो ये आ जाता है मेरे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे वो वाला न्यूमेरिकल था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला, सेम उसी तरीके से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स है। सेम उसी तरीके से हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के भी न्यूमेरिकल्स है। अच्छा, अब देखो सेम सेम अगर आपको बोल दूं मैं, एक न्यूमेरिकल इसका ले लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस आप खुद करना। किया गया 4 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड is added into 100 ग्राम सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट फिर से वाटर ले लेते हैं। देन its freezing point is lowered by 0.7 degree. Calculate the molar mass of solute. If KF की जो वैल्यू वाटर के लिए 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो इस नंबर की प्रैक्टिस आप करना खुद, ये आपके लिए होमवर्क है। इसके लिए देखो एक छोटा सा आपको बता देते कि इसके अंदर करना क्या होता है। इसी नंबर के अंदर क्या करना है, हमने कैसे सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन वही लगेगा, डेल्टा TF वाला। क्या एक्सप्रेशन बनेगा? डेल्टा TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई WB MB मल्टीप्लाई WA, ग्राम में था मल्टीप्लाई बाय 1000। MB किसके बराबर आएगा? KF मल्टीप्लाई WB मल्टीप्लाई 1000 बाय डेल्टा TF मल्टीप्लाई WA। बस वैल्यू पुट कर दो 1.86। कितने ग्राम लिया था? 4 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड कितना करना है? टेम्परेचर कितना कम हो गया था? 0.7। कितने ग्राम वाटर लिया था हमने? सॉल्वेंट कितने ग्राम था हमारे पास? 100 ग्राम। बस जो भी आपके पास आंसर आएगा x ग्राम पर मोल। इजी। इसके बस आपने कैलकुलेशन करनी, क्या आती है क्या नहीं। जो भी आपकी कैलकुलेशन आएगी मुझे बताना कमेंट में, क्या कितनी आपकी कैलकुलेशन क्या आ रही है। ओके, अब देखो जो मेरे पास चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो कौन सी? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पाई के थ्रू। पाई का फॉर्मूला क्या आएगा? CRT। सी क्या थी? कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम। तो क्या बन गया? पाई इक्वल टू NRT बटा V। एन क्या था? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या लगाते थे हम? गिवन वेट बाय मोलर वेट। WB बटा MB। RT, R क्या है मेरे पास? कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है 0.0821। आर की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है 0.0821 इसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है था टेम्परेचर जो भी आपको दिया होगा उसको केल्विन में कन्वर्ट कर देना। अगर सेल्सियस में मान लो आपको टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन का देखो पर फॉर्मूला लिखा है x डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 25 डिग्री प्लस 273 कितना आ जाएगा? 278 केल्विन। बस इसकी वैल्यू आप पुट करोगे, आपके पास पाई आ जाएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये आपके देखो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अभी हम सारी तो नहीं कर सकते, हाँ आप पहले कर चुकी है, तो बस आपने इसको रिवाइज करना है। इसके न्यूमेरिकल के लिए आपके बुक में वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज को पुट करके देखो, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बस इतना याद रखना है, हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, और प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, मतलब अमाउंट पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करती, क्वालिटी या नेचर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। एक थी मेरे पास
ठीक है, तो हमारे पास 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज थी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू आपको वेंट ऑफ फैक्टर में से पूछा जा सकता है कि आपको कोई मान लो क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर फॉर अ सल्यूट undergoing फॉर, एक आ गया डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, एक एसोसिएशन के लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी। और बीच में ना डिसोसिएशन हो, नो डिसोसिएशन, ना एसोसिएशन हो, नो एसोसिएशन, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। इसको आम भाषा में लिखते हैं नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन। तो देखो वेंट ऑफ फैक्टर का मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल मोलर मास ऑफ सल्यूट बटा ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ सल्यूट। अगर कोई सल्यूट मेरे पास डिसोसिएशन कर रहा है, मतलब टूट रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो उसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1। उसके लिए सॉरी आएगी मोर देन 1। उसके लिए वैल्यू आएगी मोर देन 1। तो आई क्या आएगा मेरे पास, मोर देन 1। अगर एसोसिएशन हो रही है तो क्या आएगा, लेस देन 1। आई विल बी लेस देन 1। अगर ना एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन हो तो उसके लिए आई की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, इक्वल टू 1। इसके नंबरिकल आते हैं बहुत बार एग्जाम में, स्पेशली पंजाब बोर्ड के केस में, हरियाणा बोर्ड के केस में, राजस्थान बोर्ड के केस में, कई बार सीबीएसई में भी आ जाती है कि वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी फॉर अ सल्यूट व्हेन इट इज अंडरगोइंग फॉर डिसोसिएशन तो क्या आएगा, मोर देन 1, ग्रेटर देन 1। एसोसिएशन तो क्या आएगा, लेस देन 1। नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन तो क्या आएगा, इक्वल टू 1। तो क्या आएगा मेरे पास, इक्वल टू 1। अब कुछ नंबरिकल इस तरह से भी आ जाते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर फॉर Na2SO4 which shows complete dissociation। ये देखो न्यूमेरिकल एमसीक्यू में अगर आ जाए तो क्या लिखते थे, 1, ए का ऑप्शन 1, 2, सी का ऑप्शन आ गया 3 और डी ऑप्शन आ गया 4। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखो Na2SO4 है, Na2SO4 क्या कर रही है, डिसोसिएशन क्या है, 100% कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है। तो क्या होगा, Na टूट कर अलग हो जाएगा, Na टूट कर अलग, Na+1 टूट कर अलग हो गया और SO4 अलग हो जाएगा, SO4 अलग होगा। Na पर चार्ज आता है +1 का, SO4 पर कितना चार्ज आता है -2 का। Na कितने मेरे पास यहाँ पर 2, SO4 कितने मेरे पास 1। तो कितने एन बन गए, देखो कितने एन बन गए, 2 + 1 कितने एन बन गए, 3। तो आई की वैल्यू क्या है मेरे पास 3। तो इसका ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, डिसोसिएशन करके देख लो, जितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ आयन बन रहे हैं तो आई का एक ये वाला फॉर्मूला तो बन सकता है ना मेरे पास। देखो नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बाय नंबर ऑफ आयंस बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो देखो कितने आयन बन गए, रिएक्शन के बाद कितने आयन बन गए, 3 आयन बन गए। पहले कितने आयन थे, कुछ नहीं, कोई नंबर नहीं तो 1। तो क्या आ गया, 3/1। 3/1 क्या आता है मेरे पास, 3 आता है। तो इस तरह के नंबरिकल्स भी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर में पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन एक और देख लो कि अगर मेरे पास CaCl2 आ गया या मेरे पास AlCl3 आ गया तो इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी। देखो कितने सी है, 1, Ca+2, Cl कितने है 2, Cl नेगेटिव। तो कितने आयन बनेंगे, 1 + 2 कितने आ गए, 3। तो आई की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 3। AlCl3, Al कितने 1, Al पर चार्ज आएगा +3 का,
Cl कितनी है 3, Cl पर कितना चार्ज आएगा -1 का। कितने आयन बन गए, एक एल्यूमिनियम का 3 क्लोराइड की है, 1 + 3 कितने आ गए 4, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है। अच्छा, आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये चार्ज कैसे पता करेंगे। देखो ये देखो AlCl3, Cl के पैरों में जो 3 है ये Al की पावर बन जाएगी, और Al के पैरों में जो नंबर है कोई नंबर नहीं तो 1 मान लेंगे, ये Cl की पावर बन जाएगी, Cl -1। Cl 3 थी 3, Al 1 था 1, 1 + 3 कितना आ गया मेरे पास 4। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे इसको कैरी करते हो। तो आज का वीडियो हमारा यही तक था। आपको वीडियो कैसा लगा बताना, और प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।